हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज मैं आप लोग को फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगी और जो IBPS SO HR के लिए इम्पोर्टेंट है और UGC नेट HR कोड 55 के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। और जितने भी HR के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए फैक्ट्री एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो मैं टू द पॉइंट आप लोग को सब कुछ समझा दूंगी कि इसमें क्या क्या दिया था, क्यों फैक्ट्री एक्ट आया था, और उसके बाद मैं MCQs आप लोग को करवा दूंगी। ओके। फैक्ट्री एक्ट। नाउ फैक्ट्री एक्ट स्टार्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन 1881 टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर इन द फैक्ट्री। ठीक है। पहले ये 1881 में आया था फैक्ट्री एक्ट, पर ये 1881 मतलब आया था। इसके बाद इसको कई बार अमेंडमेंट किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारे मतलब जैसे होते हैं ना, हर एक्ट का अमेंडमेंट किया जाता है जैसे जैसे समय आता है। ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट को भी अमेंड किया गया और उसके बाद फाइनली ये पास्ड हुआ। देखो, इंटरनली न्यू एक्ट एक पास किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ठीक है। तो इसको फाइनली पास किया गया 28 अगस्त 1948 को। तो फैक्ट्री एक्ट कब, अगर क्वेश्चन में आए कि फैक्ट्री एक्ट कब पास किया गया, तो 1948 ही लिखेंगे, ये 1881 नहीं लिखेंगे। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट क्यों लाया गया था? एम्प्लॉयज़ को जैसे पहले क्या होता था, ब्रिटिशर जब रूल में थे तो क्या होता था, एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत एक्सप्लॉयटेशन होते थे, उनसे ओवर टाइम लिया जाता था, ओवर वर्क लिया जाता था, उनके हेल्थ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता था। ठीक है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मतलब उनके जो मतलब उनके जो राइट्स थे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उनको यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक फैक्ट्री एक्ट लाया गया इंडिया में, जो हर इंडस्ट्री पे लागू करना मतलब कंपलसरी है। ठीक है। अगर आपके पास इंडस्ट्री है तो आपको फैक्ट्री एक्ट रूल मतलब फॉलो करना ही होगा, अंटिल उसमें या फिर कोई गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो या फैक्ट्री हो, या उसमें मतलब जब तक उस एक्ट मतलब उस फैक्ट्री के रूल में मेंशन ना हो। जैसे कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री है तो उसमें एक्सक्लूड लिखा रहेगा। ठीक है। अगर फैक्ट्री एक्ट उसमें नहीं अलाउ करना है तो उसमें एक्सक्लूड लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है, अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है उस फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। तो फैक्ट्री एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? द एक्ट प्रिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड विद रिगार्ड टू हेल्थ सेफ्टी वर्कर एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर। ठीक है। द एक्ट ये एक्ट मतलब हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर वर्किंग आवर वर्किंग कंडीशन वर्कर्स के इन हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर वर्किंग आवर को देखते थे, वर्किंग कंडीशन के लिए ये एक्ट आया था। ठीक है। और ये इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में मतलब पूरे इंडिया में ये लागू होगा। ओके। और ये एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री वेयर 20 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अनलेस। देखो, ये मैं अभी बताई ना, एक्सक्लूडेड। जब तक किसी फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट एक्सक्लूडेड नहीं लिखा है तब तक उस फैक्ट्री में अगर 20 या मोर वर्कर मतलब एम्प्लॉयड हैं तो उसमें एप्लीकेबल होगा ये फैक्ट्री एक्ट। ओके। देखो, फिर उसका हो गया एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री अंटिल एक्सक्लूडेड। ये याद रखना, जब तक उसमें एक्सक्लूडेड नहीं होगा और वहाँ 20 या मोर वर्कर एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ फैक्ट्री एक्ट लागू होगा। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट अलाउ होगा, वहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सारे फैक्ट्री एक्ट के। ओके। उसके बाद क्या है, इंटरप्रिटेशन इन फैक्ट्री एक्ट। देखो, फैक्ट्री किसी भी एक्ट को बनाने के लिए पहले कुछ अजम्पशन किए जाते हैं। जैसे कि अजम्पशन मतलब ये होता है कि हाँ, ये चीज़ इसका मतलब ये है। ठीक है। इसका मतलब ये है। तो वैसे ही फैक्ट्री एक्ट में भी कुछ अजम्पशन किए गए थे, इंटरप्रिटेशन किए गए थे। जैसे एडल्टसन, कैलेंडर ईयर, चाइल्ड, यंग पर्सन, डे, पावर, इसमें और भी चीज़ है पर मैं जो इम्पोर्टेंट था वही बस यहाँ पे बता रही हूँ आप लोग को। ठीक है। तो एडल्ट मीन्स किसको कहते हैं? फैक्ट्री एक्ट के मतलब फैक्ट्री एक्ट के तहत एडल्ट किसको कहते हैं? जिसकी एज 18 ईयर कंप्लीट है। ठीक है। हु कम्प्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। जो बच्चा 18 ईयर एज कंप्लीट कर लिया है वो एडल्ट माना जाएगा। ठीक है। उस टाइम के फैक्ट्री एक्ट की बात कर रही हूँ, जो भी रूल में था, जो भी लिखा हुआ था वही मैं बता रही हूँ। ठीक है। कुछ अपने मन से नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। ओके।
तो और एडोलसेंट क्या था 15 ईयर, देखो कंप्लीटेड 15 हु कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज बट नॉट 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 15 से जो 18 ईयर के बीच के बच्चे हैं उन्हें एडोलसेंट कहा जाएगा। और कैलेंडर ईयर किसे कहा जाएगा 12 मंथ बिगनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी, ठीक है। 12 मंथ कैलेंडर ईयर किसको कहा जाएगा, जो भी 12 मंथ का कैलेंडर होता है, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी के फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और चाइल्ड मीन्स क्या होता है, पर्सन हु इज़ नॉट कम्प्लीटेड इज 15 ईयर। देखो चाइल्ड जो 15 ईयर एज कंप्लीट नहीं किया वो चाइल्ड है, जो 18 ईयर एज कंप्लीट कर लिया है वो एडल्ट है, ठीक है। चाइल्ड और एडल्ट के बीच का पर्सन एडोलसेंट है, ओके। फिर यंग पर्सन मीन्स इधर ही और सी इज़ और चाइल्ड और एडल्टसेंट, ठीक है। यंग पर्सन वो है या तो वो जो चाइल्ड है, वो जो चाइल्ड और एडल्टसेंट दोनों यंग पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। मतलब 18 ईयर से अंदर के बच्चे जितने भी हैं वो सब यंग पर्सन कहलाएंगे, ओके। यंग पर्सन और 18 ईयर के बाद के लोग एडल्ट कहलाएंगे, ओके। फिर इसका डे मीन्स क्या होता है, डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर बिगिनिंग एट द मिड नाइट एट 12, यहाँ पे ये देखो ये ऑन सैटरडे लिखा है ना, एट 12 AM होगा, ठीक है। एट 12 बिगनिंग एट द मिड नाइट ऑन 12 AM, ठीक है। डे मीन्स ये होगा, ये ऑन सैटरडे नहीं होगा, ये वीक दिया होगा तो मैं उसका गलती से लिख दी होंगी, ठीक है। फिर पावर मीन्स एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मैकेनिकली ट्रांसफर एंड नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन। पावर मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो सिर्फ ट्रांसमिट किया जा सकता है, जो नेचुरल मतलब आते हैं, जो नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं, उसको ह्यूमन के द्वारा जनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको कहते हैं पावर, ओके। बच्चों सब सारे क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसके बाद फिर मैं सब कुछ बता दूंगी आपको, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करूँगी, ठीक है। देखो इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलाइजिंग, अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्ट के। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कोई सामान बना रहे हो, ठीक है। इसका मतलब तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब उसको पूरा डिफाइन किया गया था फैक्ट्री एक्ट में, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी बन रहा है या फिर कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ भी अल्टर हो रहा है, कुछ भी रिपेयर हो रहा है, ठीक है, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। जैसे किसी चीज़ की पॉलिशिंग हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ आप वॉश करवाने गए हो, ठीक है, ड्राई वॉश होता है। किसी मान लो स्कूटी है या फिर गाड़ी है तो उसकी ऑयलिंग होती है ना, उस पर वो मतलब पेंट किया जाता है, जो भी होती है, तो वो सारे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा वो सब फैक्ट्री एक्ट में है। कुछ भी काम हो रहा है, मतलब कुछ भी, जैसे अगर मान लो आप क्लीन कर रहे हो, ठीक है, मान लो गाड़ी धुलने को दी है, ठीक है, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा, ओके। उसके बाद ऑक्यूपायर क्या होता है, ऑक्यूपायर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। ऑक्यूपायर जिसके पास पूरा अल्टीमेट कंट्रोल होता है फैक्ट्री का, ठीक है। इन केस ऑफ फर्म एनीवन, और देखो इन फर्म के केस में कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है। जैसे दो पार्टनर मिलके एक फैक्ट्री फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए तो उसका इंडिविजुअल पार्टनर भी ऑक्यूपायर कहला सकता है। इन केस ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी है जिसमें मतलब मोर देन मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर होगा उसको भी ऑक्यूपायर कहा जा सकता है। और इन केस ऑफ फैक्ट्री सेंटर, जैसे कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का फैक्ट्री है तो जो भी वहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है, यदि एन पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर ऑफ फैक्ट्री बाय गवर्नमेंट, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे मतलब अपॉइंट किए जा रहे हैं उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी ऑक्यूपायर कहलाएंगे, ओके। ऑक्यूपायर, ठीक है।
उसके बाद फैक्ट्री। अब देखो सारा चीज़ें हो गया कि प्री एजम्पशन क्या था, क्या क्या देखो, एडल्ट, एडोलसेंट, उसका चाइल्ड, ये सब देखे ना। फिर वो क्या बोलते हैं 20 मतलब 1 डे किसको कहते हैं, अ डे किसको कहते हैं, ये सब कुछ देखे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है फैक्ट्री। फैक्ट्री किसको कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री क्या कहलाएगा, किस तरह के फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट लागू किया जाएगा। वेयर 10 और मोर वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द एड ऑफ पावर। ठीक है, जहाँ 10 या 10 से अधिक 10 या मोर वर्कर वहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी पहले बताया ना क्या होता है, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विद द एड ऑफ पावर। पावर का मतलब भी बताया ना अभी पहले, पावर। ठीक है, पावर को ऐड करते मतलब विद द एड ऑफ पावर। ठीक है, वेयर 10 और मोर वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द एड ऑफ पावर, और या तो वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा मतलब वर्कर्स इन्वॉल्व हों एड ऑफ पावर विद द पावर के साथ। ठीक है, या फिर 20 और मोर वर्कर इन्वॉल्व हों विदाउट एड ऑफ पावर। पावर के यूज़ नहीं हो रहा है पर वहाँ पे 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, वर्कर मतलब इन्वॉल्व हैं, तो वो भी फैक्ट्री के अंदर आएगा। और अगर 10 ही वर्कर मतलब 10 ही वर्कर मान लो 11, 12, 13 ऐसे वर्कर एम्प्लॉयड हैं और इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और पावर भी वहाँ पे मतलब यूज़ हुआ जा रहा है, तो उसको भी फैक्ट्री एक्ट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ फैक्ट्री एक्ट। देखो प्रोविज़न ये लास्ट है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी। देखो प्रोविज़न ऑफ फैक्ट्री एक्ट में क्या है, एम्प्लॉयज़ हेल्थ। पहले है एम्प्लॉयज़ हेल्थ। एम्प्लॉयज़ देखो तीन होता है प्रोविज़न में, एम्प्लॉयज़ हेल्थ, एम्प्लॉयज़ सेफ्टी, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। ठीक है, तो इसका सेक्शन 11 to 20 याद कर लो। एम्प्लॉयज़ हेल्थ 11 सेक्शन 11 to 20, सिर्फ 9 एक्ट इसमें होता है। ठीक है, 11 to 20। ओके, आज मैं एम्प्लॉयज़ हेल्थ बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट में एम्प्लॉयज़ सेफ्टी, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर बताऊँगी। ओके, तो देखो क्या होता है एम्प्लॉयज़ हेल्थ में क्या क्या दिया है, क्लीनलीनेस होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट में इंक्लूडेड है क्लीनलीनेस होना चाहिए, मतलब फैक्ट्री क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ की साफ़ सफाई होनी चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर देयर डिस्पोजल। इफेक्टिव मैनेजमेंट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर देयर डिस्पोजल। ओके, मतलब जो भी उनका डिस्पोजल है उसका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि फैक्ट्री से कुछ भी मतलब हजार्डस प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ भी निकल मतलब हजार्ड हो रहा है, कोई भी गैस या फिर कुछ भी, मतलब जो भी उनका डिस्पोजल है उन सबों का इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए। इससे सोसाइटी पर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा गंदा पानी नाली में जा रहा है, पूरा गंदा पानी सोसाइटी को गंदा कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके डिस्पोजल के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर उसका अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट इंजरी टू हेल्थ। ठीक है, सेक्शन देखो क्लीनलीनेस सेक्शन 11 में दिया है, ये सेक्शन 12 में दिया है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब अवेलेबल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सेक्शन 12 में दिया है, सेक्शन 13 में दिया अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन। ठीक है, उस फैक्ट्री में फ्रेश एयर पास होने के लिए प्रॉपर एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट होने चाहिए। ठीक है, और प्रिवेंट इंजरी टू हेल्थ। ठीक है, इंजरी टू हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। और फिर सेक्शन 14 में क्या है, इफेक्टिव मेजर शुड बी मेड टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ डस्ट दैट में प्रोड्यूस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो भी डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे धूल के कण निकलना है। ठीक है, वो हमारे नाक में इंटर करेंगे, वो उसके थ्रू हमारे मतलब हमारे बॉडी में एंटर करेंगे, तो उससे हम बीमारियां फैलेंगी, उससे किसी के लंग्स ख़राब होंगे, कुछ भी होता है ना, जैसे धुआं मान लो फैक्ट्री में बहुत सारा निकलना है। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्टिव मेजर करना चाहिए। प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ डस्ट के प्रिवेंट के लिए इफ़ेक्टिव मेजर करना चाहिए। और द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड रूल स्टेट गवर्नमेंट को पास करना चाहिए, जिससे कि लिमिटेड ह्यूमिडिटी हो। ओके, नो रूम इन फैक्ट्री शुड बी ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए, सेक्शन 16 में दिया है। कोई भी रूम ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ठीक है,
आप मान लो एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे 10 मान लो 5 लोग का जगह है, ठीक है, आप उसमें 10 लोग से काम करवा रहे हैं, ठीक है, उसी में ओवर क्राउड कर दिए हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सुटेबल लाइटिंग बोथ आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है, उस फैक्ट्री में बोथ आर्टिफिशियल लाइट भी प्रॉपर होने चाहिए और नेचुरल लाइट भी प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। खिड़की दरवाजा प्रॉपर लगे होने चाहिए, जिससे कि नेचुरल इन्वायरमेंट का भी लाइट आते रहे और कोई भी हजार्डस प्रोसेस ना क्रिएट हो। ओके, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर मतलब अरेंजमेंट होना चाहिए। accommodation should be provided separately for male and female, यूरिनल accommodation, ठीक है, वॉशरूम प्रोवाइड करने चाहिए वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग, ये सेक्शन 19 में दिया है। और सेक्शन 20 में इन एवरी फैक्ट्री शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून इन कन्वीनियंट प्लेस, ठीक है, हर मतलब जगह जगह उन्हें स्पिटून्स के लिए कन्वीनियंट प्लेस प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, जगह जगह डस्टबिन रखना चाहिए, जगह जगह मतलब थोड़े थोड़े दूर पे जैसे भी करके अरेंज करना चाहिए, ठीक है, स्पिटून्स का, जिससे कि गंदगी ना फैले। ओके, थैंक यू बच्चों। नाउ मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है, पार्ट 2। इसके आगे हेल्थ आज बताई हूँ, तो वेलफेयर और इसके आगे का जो भी होगा वो बताऊँगी, फिर उसका MCQs करवाऊँगी और मैं सारे टॉपिक आप लोग को करवा दूँगी। ओके, थैंक यू बच्चे, बाय बाय।